नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। और याद कीजिए, आज से एक हफ्ते पहले हमने आपको इत्तेफाकों के बारे में बताया था। आज फिर हम आपको बताने वाले हैं कि द भारत मित्र ने जो एनालाइज किया था, जो विश्लेषण किया था, वो एकदम सही था। मैं आपको कुछ डॉट्स बताऊंगा। आप देखिए, क्या है कि हमारे कार्यक्रम को देखने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो जेएमएम के समर्थक होते हैं, एक होते हैं जो जेएमएम के विरोधी होते हैं, एक होते हैं जो बीजेपी के समर्थक होते हैं। मतलब इस तरीके के, और चौथे भी होते हैं। एक चौथे होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, वो लॉजिक से बात करते हैं। तो ये खबर उन चौथे लोगों के लिए। देखिए, हुआ क्या था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, ये 6 दिन के लिए, 6 डेज के लिए दिल्ली में थे। कारण पर्सनल। अब आप ही सोचिए, एक मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी पर्सनल रीजन से 6 दिन के लिए दिल्ली में है, पर्सनल रीजन से। और उस पर्सनल रीजन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और आप जैसे ही इससे रिलेटेड सवाल पूछिएगा कि आप लोग कहां थे, तो वैसे ही आप बीजेपी के एजेंट बन जाएंगे। ठीक है। तो खैर, ये 6 दिन कहां थे, अब हम आपको बताते हैं इसके पीछे का पूरा एनालिसिस। बहुत कुछ इत्तेफाकों में छिपा हुआ है। तो सवाल यह है कि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन 6 दिन कहां थे? क्या खरमास के बाद कुछ होने वाला है? हमने आपको एक चीज तो पहले ही कह दिया था कि बीजेपी प्लस जेएमएम ये नहीं होने वाला है। एकदम लिख के ले लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सवाल यह है कि फिर क्या होने वाला है झारखंड में? मैंने आपको उस समय, आज से एक हफ्ते पहले, एक बात बताई थी। ये बात बताई थी कि हेमंत सोरेन को मिशन मिशन 8 मिला है। 8 क्या है मिशन? कांग्रेस खत्म, टाटा बाय बाय। क्या इत्तेफाक थे वो देखिए। इत्तेफाक ऐसे थे कि भाई, हेमंत सोरेन जब दिल्ली गए थे, उससे पहले धनबाद में ईडी का छापा पड़ा, रांची में ईडी का छापा, उसी दौरान रांची में ईडी का छापा पड़ा। उसी दौरान कोर्ट में इनको सशरीर पेश होने का भी आदेश आ गया। जेएसएससी सीजीएल का भी फैसला रिजर्व रख लिया गया कोर्ट के द्वारा। हम कुछ नहीं, हम सिर्फ कुछ घटनाओं के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। हेमंत सोरेन जब वापस आए, उसके बाद क्या हुआ? ईडी ढीली पड़ी। रांची, धनबाद, सब में ईडी के छापे में क्या हुआ कुछ नहीं पता। जेएसएससी में सरकार को क्लीन चिट मिल गई, सशरीर पेशी से भी छुट, रिलैक्सेशन हो गया। उसके बाद ईडी की जो गुंजाइशें हैं इधर उधर वो बढ़ने लगे। अब प्रेशर किसके ऊपर आ गया? ये हेमंत सोरेन से प्रेशर हट करके आ गया पंकज मिश्रा। कैसे? नींबू पहाड़ में जो अवैध खनन हुआ है, इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। इससे रोकने के लिए एक एसएलपी दायर की गई थी, जिस एसएलपी को खारिज कर दिया गया। सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। अब ये सब चीजें कैसे जुड़ी हुई है, ये समझिए। देखिए, इसके लिए मैंने आपको परसों दिखाया था एक बात। आपने विधानसभा में एक चीज देखी होगी, सारी चीजें यहां से शुरू होती हैं। संथाल परगना, इस संथाल परगना में दबदबा दो पार्टियों का है, जेएमएम, कांग्रेस। ठीक है। अब कांग्रेस के 2 मंत्री यहां से आते हैं, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह। कांग्रेस के एक विधायक यहां से आते हैं जिनका नाम है प्रदीप यादव।
ये बाबूलाल मरांडी हो गए। प्रदीप यादव और बाबूलाल मरांडी एक ही पार्टी में थे, जेवीएम में। जेवीएम टूटी तो बाबूलाल मरांडी जो है वो बीजेपी में चले गए। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जो है वो कांग्रेस में चले गए। अब प्रदीप यादव ने कभी भी इंडिविजुअली बाबूलाल मरांडी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, बाबूलाल मरांडी ने कभी प्रदीप यादव के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। दोनों एक दूसरे की पोल जानते हैं, दोनों एक दूसरे का पोल खोल देंगे, तो इसीलिए दोनों ने एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा। अब प्रदीप यादव के अंदर एक इच्छा थी मंत्री बनने की। अब आते हैं जेएमएम। जेएमएम मतलब संथाल में पंकज मिश्रा। अब याद कीजिए हेमंत का मिशन 8, मतलब 34 इनके पास खुद के पास है। सरकार बनाने के लिए इनको और कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो हो जाएगा 42, सरकार बन जाएगी। तो ये 8 कहां से आएंगे, तो ये 8 जो है वो कांग्रेस प्लस आरजेडी से आएंगे। आरजेडी के कुछ लोग ऐसे हैं, संजय प्रसाद यादव को छोड़ दिया जाए तो रेडी बैठे कि सर बिहार में अपना कोई अस्तित्व अब है नहीं, तो इसीलिए हम आपके पास आ जाएंगे। अब बचते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस के मजबूत किले को ध्वस्त किया जाए तो उसके लिए क्या किया गया, एक टाई अप होता है प्रदीप यादव और पंकज मिश्रा के बीच में। इससे क्या फायदा होगा, पंकज मिश्रा संथाल में कांग्रेस को कमजोर करेंगे, मिशन 8 को इधर मजबूत करेंगे। क्योंकि पंकज मिश्रा का दम कितना है आप इसी से समझ लीजिए, उसी संथाल से, बगल के जिले से, दुमका से बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के अपने छोटे भाई आते हैं, लेकिन बसंत सोरेन को उतनी सिक्योरिटी क्या मिलेगी जो पंकज मिश्रा के पास है, जबकि वो सिर्फ एक केंद्रीय महासचिव है। विनोद पांडे भी केंद्रीय महासचिव है, केंद्रीय महासचिव आपके सुप्रियो भट्टाचार्य भी है, लेकिन इनका रोला देखिए साहेबगंज में रात में निरीक्षण करने के लिए निकल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी शक्ति क्या है। तो होता है उसमें वो उनका सरकार का फैसला, उससे हमें कोई लेना देना। हम तो मिशन 8 की बात कर रहे हैं। तो ये मिशन 8 पर लगे हुए हैं, पंकज मिश्रा प्लस प्रदीप यादव। इरफान अंसारी के खिलाफ निशाना साधा गया। ऑडियो जो है विधायक दल का, वो ऑडियो रिलीज किया गया। भाई विधायक दल के अंदर कोई बैठा हुआ तो वही रिलीज करेगा ना। बाबूलाल मरांडी से ये मिलते हुए सीसीटीवी में दिखा। हम नहीं कहते हैं कि उन्होंने कुछ दिया होगा, हम वो भी नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम एक संभावनाओं की बात कह रहे हैं। अब इससे होगा क्या, इरफान अंसारी कमजोर होंगे। इसके बाद हमने बताया बहुत जल्दी ये दीपिका पांडे सिंह पर निशाना साधा जाएगा, दीपिका पांडे सिंह को कमजोर किया जाए, क्योंकि ये तो संथाल में ये तो मजबूत कड़ी है। आप समझिए दीपिका पांडे सिंह से तो प्रदीप यादव का पुराना जो है वो आंकड़ा चलता है। इनका तो लोकसभा का टिकट जो है वो दे दिया गया, जिसके बाद प्रदीप यादव के जो गुरुओं ने विरोध वगैरह किया और तमाम विरोध हुआ, जो भी जिन लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद लोकसभा का टिकट जो प्रदीप यादव के पास गया। तो ये सोचिए कि ये दीपिका पांडे कितना मजबूत कांग्रेस का स्तंभ है कि इतना कुछ होने के बाद भी इन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ा। समझ रहे हैं आप। तो क्योंकि ये जो घटना हुई किसी भी एक मतलब गैरतमंद नेता के लिए ये बहुत चोट वाली बात होती है कि यार आप टिकट दे करके और उसके बाद फिर आप जो है वापस ले लिया। हालांकि बीजेपी में वैसा सुनील सोरेन के साथ हुआ, लेकिन सुनील सोरेन ने भी पार्टी नहीं छोड़ी। तो खैर ये गैरतमंद, ये मतलब इनसे समझ में आता है कि ये लोग पार्टी के लिए कितने डेडिकेटेड है, समझिए इनकी तो तारीफ होनी चाहिए। खैर तो अब आप समझिए, अब अगर दीपिका पांडे का मंत्री पद अगर जाता है तो मंत्री कोई संथाल से ही होगा। तो या तो दीपिका पांडे का जाएगा या इरफान अंसारी का जाएगा। तो इरफान अंसारी का जाता है तो भाई वहां पर आलमगीर आलम की पत्नी दावेदार है, हालांकि वो बोलती नहीं है, उनका इंटरेस्ट भी नहीं मंत्री पद के लिए। और दीपिका पांडे का अगर मंत्री पद जाता है तो प्रदीप यादव बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में यही समीकरण है। और अगर यहां से ये कमजोर होते हैं, इन केस अगर ये कमजोर होते हैं, तो फिर ये टूट कर बीजेपी में तो जाएंगे नहीं। इनका मकसद यही है कि किसी तरीके से इनको कमजोर कीजिए, तो या तो आपको मंत्री पद मिलेगा अगर आप कमजोर करते हैं तो, और मंत्री पद नहीं मिला अगर ये टूटते हैं तो ये हमारी तरफ आएंगे, तो फिर हमारे तो मिशन 8 पूरा होगा। तो कुल मिलाकर के मैंने पहले भी कहा था कि हेमंत सोरेन को बीजेपी बाहर से सपोर्ट कर सकती है, बाहर से सपोर्ट करेगी, तय है। लेकिन हेमंत सोरेन डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हेमंत सोरेन इनडायरेक्टली कांग्रेस को खत्म करेंगे। क्योंकि हेमंत का मकसद है कि अभी तो उनके पास 2 ऑप्शन था कि या तो जेल चले जाएं या फिर बीजेपी से के साथ गठबंधन, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से करा। मैंने हमेशा कहा, और उसके लिए हेमंत सोरेन के पास बीजेपी सीधा फॉर्मूला देगी, बीजू जनता दल वाला, कि भाई झारखंड की सत्ता में आप रहिए, पीछे से हमारा समर्थन कीजिए, हमको आपके राज्यसभा का ताकत चाहिए।
बाकी हम तो आपसे कुछ नहीं, कोई मंत्री पद नहीं चाहिए। जाहिर सी बात, आप ही सोचिए ना, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होंगे, बाबूलाल मरांडी उप मुख्यमंत्री होंगे, ये चंपई सोरेन उप मुख्यमंत्री होंगे, और तो किसी का मुंह ऐसा नहीं है बीजेपी में कि उप मुख्यमंत्री लायक है। ये लोग का कद इतना बड़ा है कि ये लोग हेमंत सोरेन के बराबर कद का। हेमंत सोरेन पैर छूते हैं बाबूलाल मरांडी के, हेमंत सोरेन पैर छूते हैं चंपई सोरेन के, तो नहीं कबूल होगा ना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के यही समीकरण बन रहा है, और इसी समीकरण के तहत बहुत जल्दी आपको देखिएगा एकदम तय, दीपिका पांडे के खिलाफ कोई बहुत बड़े घोटाले की खबर प्लांट की जाएगी, जो भी होगा, मतलब ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ खबर प्लांट की जाएगी, इसमें घोटाला, आरईओ में घोटाला, मनरेगा में घोटाला, इसमें घोटाला, उसमें घोटाला, ये तमाम चीजें, ये नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा, ताकि पहले इरफान अंसारी को कमजोर कर दिया गया, अब दीपिका पांडे सिंह को कमजोर। आप ही सोचिए, इरफान अंसारी जैसा नेता अगर बिहार में रहता तो सोचिए कितना मजबूत रहता। आप सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ झारखंड है, यहाँ पर ऐसी राजनीति चलती है। तो कुल मिलाकर के अब विधायकों के साथ भी यही हो रहा है, जो विधायक जो है वो मंत्री के पास जा रहे हैं कि भैया मेरा ट्रांसफर करिए, मेरा ट्रांसफर करिए, टेंडर में हमको कमीशन, मेरा कमीशन, और नहीं तो फिर उसके बाद ये लोग छीछा लेदर कर देगा कि भाई आप लोगों का काम, जो मंत्री हम लोग का काम नहीं कर रहा, मंत्री जो हम लोग का काम नहीं कर रहा है, यही नैरेटिव सेट किया जाएगा। देखिए चारों तरफ से एकदम रास्ता कस्सी जो है वो एकदम कसी जा रही है, और कारण वही है, बस कांग्रेस को तोड़िए, कांग्रेस ब्रेक, और यही प्लान है हेमंत का मिशन 8, ये लिख के रख लीजिए। नमस्कार, जोहार।